आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले देखिए 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। मुंबई में बारिश के बाद सड़क से लेकर रेल की पटरियों तक पानी भर गया। सेंट्रल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। पालघर जिले में पटरियों को नुकसान पहुंचने की वजह से वेस्टर्न लाइन की 17 और सेंट्रल लाइन की 10 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। कजरत और लोनावाला के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। दंगल गर्ल ज़ायरा वसीम के एक्टिंग छोड़ने के ऐलान पर बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़ायरा के फैसले का स्वागत किया है और शिवसेना ने बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाया है। ज़ायरा ने कहा था कि उनका ईमान अभिनय की दुनिया में बने रहने की इजाजत नहीं देता। पवित्र अमरनाथ गुफा में राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दर्शन पूजन के साथ ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार को पहला जत्था रवाना हुआ था। सोमवार को फिर 4,417 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था रवाना हुआ। इस बार सुरक्षा को देखते हुए यात्रियों को बारकोड दिया जा रहा है। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग के दर्शन 15 अगस्त तक चलेंगे। बिहार में विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी चमकी बुखार से बच्चों की हो रही मौत पर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन के बाहर से अंदर तक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे गंभीर मामला बताया और कहा कि इस बीमारी को लेकर एक्सपर्ट्स की कई राय हैं। बिहार में चमकी बुखार से अब तक करीब 200 बच्चों की जान चली गई। इंदौर में निगम अधिकारी को बल्ला मारने के आरोपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की करतूत पर कैलाश विजयवर्गीय ने सफाई दी है। कैलाश ने कहा कि गलती दोनों ओर से हुई है क्योंकि ये कच्चे खिलाड़ी हैं। इससे पहले आकाश विजयवर्गीय को अदालत से जमानत मिल चुकी है। खबर है कि जिस इमारत को तोड़ने को लेकर आकाश ने हमला किया था उसे मंगलवार को तोड़ा जाना है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के आज 4 साल पूरे हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने करप्शन रोका है और गरीबों तक सरकारी सेवा आसानी से उपलब्ध हो सकी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया में 3.5 लाख कॉमन सेंटर बने हैं, 123 करोड़ आधार कार्ड बने हैं और 2.39 करोड़ लोग डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल आज कार बम धमाके से दहल उठी। भयानक धमाके से 2 किलोमीटर दूर तक की इमारतें थर्रा गई। इस धमाके में 50 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। धमाका राजनयिकों के दूतावास से ही कुछ दूरी पर हुआ है। तालिबान और अमेरिका के बीच बातचीत के 17वें दौर के दूसरे दिन ये हमला हुआ है। अफगानिस्तान में ISIS और तालिबानी आतंकी सक्रिय हैं। मैक्सिको के आधा दर्जन शहर भयानक ओले की चपेट में आ गए। उत्तरी मैक्सिको के ग्वाडलजारा समेत 6 शहरों में इतने ओले गिरे कि कई जगह जमीन पर 7 फीट तक बर्फ का अंबार बन गया। कुछ दिनों पहले 32 डिग्री का तापमान झेल रहे इस इलाके में ओले से 200 घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 50 वाहन ओले के नीचे दब गए। एक ही रात में 2 हवाई अड्डों पर विमान के रनवे से उतरने की खबर आई। कर्नाटक के मंगलुरु में दुबई से आया एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसलकर मिट्टी में धंस गया। रविवार को ही सूरत में भोपाल से गया स्पाइस जेट का विमान बारिश की वजह से रनवे से फिसलकर आगे निकल गया। इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। चीनी प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ हांगकांग में भयानक प्रदर्शन चल रहा है। 1 जुलाई को सालाना डेमोक्रेसी मार्च पर उग्र प्रदर्शनकारी लेजिस्लेचर बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। 1997 में हांगकांग पर चीन का नियंत्रण हुआ था। 2003 से यहाँ सालाना प्रदर्शन होते हैं। आज भी फ्री हांगकांग के नारे लगते रहे। और आइए अब आपको दिखाते हैं मुंबई का हाल। ऐसा लग रहा है कि पूरी मुंबई बारिश की वजह से तहस नहस होती दिखाई दे रही है। चाहे हम सड़क की बात करें, रेल यात्रा की बात करें या फिर तमाम अन्य सुविधाओं की, यहां तक कि फ्लाइट्स की बात करें, सब कुछ मुंबई में ठप है। पानी पानी हुई मुंबई। सड़क बन गई तालाब। रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। कार और बस पानी में डूबे। सड़क पर आया समंदर का पानी। भारी बारिश से मुंबई बेहाल हो गई। लगातार हो रही बारिश से सड़कें लबालब हो गई।
कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि लोग घरों में कैद हो गए हैं। पानी में डूबी बस की ये तस्वीर सायन इलाके की। सड़क पर करीब 3 से 4 फीट पानी भरा है। पानी बसों के टायरों को डुबोकर दरवाजों के अंदर तक घुस गया है। ये एम्बुलेंस भी पानी में डूबी है। पानी इतना ज्यादा है कि जब इसे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला तो ड्राइवर ने इसे पानी में ही खड़ा कर दिया। चारों ओर पानी से सड़कें लबालब, लोग पानी में डूबकर ही सड़कों को पार कर रहे हैं। दुकानों, घरों, सोसाइटीज में बारिश का पानी घुस चुका है। गांधी मार्केट के पास फ्लाईओवर के नीचे भी 3 फीट तक पानी जमा है। पानी में गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। किन सर्किल इलाके में भी बारिश से बुरा हाल है। ये मर्सिडीज कार पानी में डूबी है। वेस्ट की ये बस भी पानी में डूब गई। सड़कों पर घुटनों तक पानी में बीएमसी के कर्मचारी लोगों को सीवर के पास आने से रोक रहे हैं। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि बाइक सवार रेंगते हुए अपनी गाड़ियों को ले जा रहे हैं। चेंबूर इलाके की ये तस्वीर देखिए। यहाँ की कई कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं। सड़क कहीं नजर नहीं आ रही। घर का गेट पानी में डूब चुका है। घरों में खड़ी गाड़ियां भी आधी पानी में डूबी हैं। करीब 4 फीट से ज्यादा पानी इस इलाके में भरा हुआ है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। माटुंगा में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गया। सायन की ओर जाने वाली लाइन पूरी तरह पानी में डूबी है। लोकल ट्रेन भी पानी में डूबी इस पटरी पर धीरे धीरे चल रही है। ट्रैक पर पानी भरने से कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर लबालब पानी की तस्वीरें घाटकोपर इलाके की। गाड़ियां पानी में रेंग रही हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग सुबह दफ्तर जाने के लिए निकले तो घुटनों तक पानी में तैरकर लोगों को जाना पड़ा। दादर में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर लोग गाड़ियों को धक्का देते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर करीब 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। घर और सड़क के आसपास की दुकानों में भी पानी भर गया। लोग बेहाल हो गए। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। टीम न्यूज़ नेशन। आपको सीधे ले चलते हैं राज्यसभा, जहां गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। देखते हैं अमित शाह क्या कह रहे हैं। ये वास्तविकता है, रिकॉर्ड की बात। सिर्फ हम अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहे। हो सकता है और कोई सरकार कराएगी तो उसका भी हम तो वखान करेंगे। ये वास्तविकता है और इसका और विधानसभा के चुनाव के बीच में क्यों नहीं हुआ, ये बात पर मैं बाद में आता हूं। जहां तक कश्मीरियत की बात, मान्यवर हम भी मानते हैं कि कश्मीरियत को संभालना। मैं आज इस सदन के माध्यम से देश की जनता को एक बात पहुंचाना चाहता हूं और मेरे जहन में एक सवाल उठता है, वो भी रखना चाहता हूं। शायद आजाद साहब अब बोलेंगे नहीं, मगर जब पर्सनली मिले तब मेरी बात का समाधान कर पाए। मैं पूछना चाहता हूं कि सूफी परंपरा जो थी वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थी साहब। पूरे देश के अंदर सूफी परंपरा का सबसे बड़ा गढ़ हमारा जम्मू और कश्मीर रहता था। कहां चले गए सूफी? किसने निकाल दिया उनको? किसी ने एक शब्द उनके लिए क्यों नहीं बोला? क्या वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? कश्मीरी पंडित जो देश भर के अंदर, अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकर खा रहे थे, उनको घरों से निकाल दिया गया। इतने ढेर सारे इनके धार्मिक स्थानों को तोड़ लिया गया, भगा दिया गया। वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे। मान्यवर, वो भी कश्मीरियत का हिस्सा है। अगर आवाज कश्मीरी पंडितों के लिए आती, सूफी परंपरा के लिए आती, सूफी संतों के लिए आती और कश्मीरियत की बात करते तो मैं भी मानता कि कश्मीरियत के लिए सबकी चिंता है। मगर जब सूफी पर हमला हुआ, पूरे संप्रदाय को खदेड़ दिया गया, सारे सूफी संतों को एक एक कर चुन चुन कर मार दिया गया, क्योंकि एकता की बात तो वो करते थे मान्यवर। वो करते थे हिंदू मुस्लिम एकता की बात, भारत की बात वो करते थे। उनको भगा दिया गया। जिस कश्मीरी पंडितों ने दद्दा के समय से सालों तक कश्मीर के अंदर रहकर एक कश्मीरी परंपरा को ताकत देने का समय, चाहे किसी भी का राज हो, रणजीत सिंह जी का राज रहा हो, मुस्लिम शासकों का राज रहा हो, चाहे हरि सिंह का राज रहा हो, इन्होंने कश्मीर को खुद का माना।
आज वो लोग कश्मीर से मान्यवर भगा दिए गए। मैं मानता हूं कि कश्मीरियत की बात करते हैं तब इनकी भी चिंता करनी चाहिए, कश्मीरी संस्कृति की भी करनी चाहिए और पूरे कश्मीर की करनी चाहिए। और मैं सदन को आश्वासन देना, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है कि कश्मीर के अवाम की संस्कृति को संरक्षण हम ही करेंगे और इसको फिर से 10 का 10 बनाएंगे। एक समय आएगा मान्यवर, मैं निराशावादी आदमी नहीं हूं, एक समय आएगा वहां श्री भवानी के मंदिर में कश्मीरी पंडित भी पूजा करते हुए दिखाई पड़ेंगे और सूफी भाई भी वहां पर दिखाई पड़ेंगे। वही समय आएगा मान्यवर, मैं निराशावादी शब्द नहीं हूं, और इंसानियत की बात करते, अटल जी ने इंसानियत की भी बात करी। मान्यवर, मैं ये पूछना चाहता हूं, इतने सारे स्कूल बंद हो गए, बच्चे अनपढ़, पूरी की पूरी पीढ़ियां अनपढ़ होने लगी, ये इंसानियत है? हमने काम किया है मान्यवर, राष्ट्रपति शासन के अंदर स्कूलें चालू कराना। हमने काम किया है राष्ट्रपति शासन के अंदर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं। बाबू कभी कश्मीर के गांव में नहीं जाते थे, गुलाम नबी आजाद साहब यहां बैठे हैं, कभी नहीं जाते थे। ये 10 दिन के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बाबू नहीं गया है, और योजनाओं को नीचे पहुंचाने का काम ये राष्ट्रपति शासन के अंदर। मान्यवर, घर में गैस पहुंचता है, किसी बुढ़िया की झोंपड़ी धुएं से मुक्त होती है, यही इंसान है। -डिग्री टेम्परेचर में घर में शौचालय नहीं है, महिलाओं की स्थिति की हम कल्पना कर सकते हैं? उनके घर में हमने शौचालय पहुंचाया मान्यवर, यही इंसानियत है। उनके घर के अंदर बिजली पहुंचाई है। कश्मीर के अंदर 70 साल में बिजली पहुंचाने वाले घर कोई गिन ले, और हमारे 6 साल के अंदर बिजली कितने घरों में पहुंची, इसका हिसाब किताब कर ले मान्यवर, हम आगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी स्पर्धा होनी चाहिए, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, ये इंसानियत की बात है। कश्मीर के अंदर खाना पहुंचाना, सस्ता अनाज, गेहूं, चावल, दलहन कभी नहीं पहुंचा। बहुत तकलीफ होती थी, मैं तो सुनकर आया हूं आजाद साहब सरपंचों, उन्होंने खुद कहा है मुझे मान्यवर, इस शासन के अंदर उनको खाना भी पहुंचा है। मान्यवर, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, वृद्धत्व का पेंशन आज डीबीटी के माध्यम से सीधा इसके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचता है, और बैंक का जो सहकर्मी है वो जाकर उनके घर पर पैसा देने की पद्धति को लागू करता है। आज वो 600 रुपया, 1000 रुपया उसको जीवन निर्वाह के लिए काम में आता है। मान्यवर, ये इंसानियत है। पूरे देश भर के अंदर मान्यवर 1 साल के अंदर आयुष्मान भारत योजना का कवरेज किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा है, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं जम्मू कश्मीर। और ये इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का अप्रोच है कि कोई भी गरीब इलाज के बगैर अपनी जान न गवा बैठे। मान्यवर, यही इंसानियत है। तो हम तो जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, इसको ही लेकर आज चलते हैं और आगे पर इसको ही लेकर चलेंगे, मगर इससे कोई ये मतलब न निकाल दे कि भारत को तोड़ने वाली बात करने वालों के साथ भी यही रवैया रहेगा। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा, और जो भारत के साथ रहना चाहते हैं उसके कल्याण की हम चिंता। और मैं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं, विशेषकर घाटी के भाइयों बहनों को कहना, किसी को डरने की जरूरत नहीं। ये दहशत जो फैलाई जा रही है, जो प्रचार हो रहा है, अपप्रचार हो रहा है, गुमराह करे, मत डरिए आप। एक बार अपने आप को भारत के साथ जोड़िए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है आपके जानो माल की सुरक्षा करने की, आपके जीवन में को ठीक ढंग से जाने। भारत के कोई भी सूबे के अंदर जितना सुख सुविधा पहुंचा है वो सभी घाटी के लोगों को मिलना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है। लद्दाख के अंदर बहुत सालों से हिल काउंसिल की मांग थी मान्यवर, मगर हिल काउंसिल बनाई नहीं जाती थी, क्योंकि लद्दाख बहुत दूर का क्षेत्र है। इतिहास और भूगोल का बहुत वर्णन आजाद साहब ने किया। उनको वो तो 20 साल 91-92 में बनी है, तब से कई इलेक्शन हो गए। हमने अधिकार दिया,
अधिकार भी तभी दिए थे, हमने अधिकार दिया। मैं आता हूं, फाइनेंस साहब कैबिनेट मिनिस्टर, मैंने दर्जे दिए तब। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहली बार आर्थिक अधिकार और उनके फैसले खुद को करने का अधिकार हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। रिकॉर्ड क्लियर। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने किस तरह से बढ़त पहुंचाई है और उसके साथ साथ आम जनजीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की है, गृह मंत्री अमित शाह इसी पर अपनी बातों को सामने रख रहे थे राज्यसभा में। आइए वापस लौटते हैं मुंबई की चर्चा पर। मुंबई में आज सुबह जब लोग अपने घर से दफ्तरों के लिए निकल रहे थे तो बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति इतनी विकट थी कि लोग दफ्तर तक नहीं पहुंच पाए। लगभग 4 से 5 घंटे तक लोग सड़कों पर ही फंसे रहे। आइए आपको दिखाते हैं मुंबई का हाल। एक तरफ समंदर की ऊंची ऊंची लहरें, तो दूसरी ओर दीवार तोड़कर सड़कों पर आया ये सैलाब। पानी चारों ओर से मुंबई को डुबो देने पर आमादा दिखा। तस्वीरें मरीन ड्राइव की, जहां समंदर में हाई टाइड से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। बारिश के बीच समंदर की लहरों का पानी भी सड़क पर आ गया। हालांकि मरीन ड्राइव पर लोग फुहारों का आनंद लेते नजर आए, लेकिन कई निचले इलाकों में पानी भर गया। जुहू बीच पर पुलिस और लाइफ गार्ड के जवान तैनात रहे और लोगों को समंदर के पास नहीं जाने की हिदायत दी गई। पालघर में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। कल रात से सुबह तक वेस्टर्न रेलवे की ट्रेनें बंद रही। लोकल ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। सुबह जब रेलवे ट्रैक से पानी उतरा तो ट्रेन सेवा शुरू हो सकी, लेकिन बारिश से रेलवे ट्रैक के नीचे से कई जगह मिट्टी खिसक गई है। ट्रैक को नुकसान हुआ है। बारिश से सड़कों पर पानी भर गया तो कई जगह लोग पुल पर खड़े हो गए। पुल पर भारी भीड़ होने से कहीं हादसा न हो जाए, इसलिए लोगों को अनाउंसमेंट करके हटाया गया। मुंबई ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी बारिश ने तबाही मचाई है। मुंबई से सटे ठाणे और पालघर इलाकों में भी लोग बेहाल हो गए हैं। तस्वीरें भिवंडी की हैं, जहां सड़क पर इतना पानी भर गया कि सड़क दरिया बन गई। गाड़ियां, बाइक पानी में डूबी नजर आ रही हैं। करीब 4 से 5 फीट तक पानी भरने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोग पानी में चलकर ही घरों तक पहुंच रहे हैं। कामवारी नदी भारी बारिश से उफान पर है। नदी का पानी शेलार इलाके में घुस गया है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पुलिस चौकी में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई दुकानें भी बाढ़ के पानी में डूब गई। बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोकल की रफ्तार भी धीमी रही। बारिश की वजह से मुंबई के जबुरंग और ठाकुरवाड़ी के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिससे रूट बाधित हो गया। बारिश को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों की स्पीड को भी कम रखने को कहा है। 13 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं मुंबई में जल भराव की स्थिति कितनी ज्यादा विकट रही है। और ये हम आपको दिखाते हैं हवाई अड्डे पर तैरती हुई मछलियां। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये है मॉनसून के वो दिन जब मुंबई के हवाई अड्डे पर भी तैरती हुई मछलियां मिल रही हैं। वो खास करके इसलिए क्योंकि जुहू पर जो हवाई अड्डा है, जो कि आमतौर पर ओएनजीसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बगल में एक बड़ा तालाब है और तालाब से जब पानी भर जाता है तो बाहर निकल आती हैं मछलियां, जो कि रनवे पर तैरती हुई दिखाई देती हैं। ये है जुहू का रनवे, जहां पर मछलियां तैर रही हैं। और आइए आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाते हैं जो कि वाकई में आपसे पूछेंगी, ऐसा कहीं देखा है? चीन की राजधानी बीजिंग का विशाल एयरपोर्ट पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और आकार की वजह से चर्चा में है। समुद्री स्टार फिश के आकार की ये बीजिंग डैक्शिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 सितंबर को होगा। इस एयरपोर्ट पर सालाना 7 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही होगी। चीन के 70वें स्थापना दिवस पर इसका उद्घाटन होना है। स्किपिंग यानी रस्सी कूद का अभ्यास आपने अपने बचपन में चाहे जितना किया हो, लेकिन ऐसी शानदार रस्सी कूद बिल्कुल नहीं की होगी। एक साथ ये छोटे पपीज जिस तरीके से एक लय में रस्सी कूद रहे हैं, वैसा आसान नहीं दिखता, क्योंकि ये ग्रुप स्किपिंग अनूठी है। अगर आप बैकपैकर हैं, पीठ पर बस्ता लेकर स्कूल कॉलेज जाते हैं या फिर सफर करते हैं,
तो आपकी कमर और रीढ़ की हड्डियों को अब झटका नहीं लगेगा, क्योंकि ये फ्लोटिंग बैग इतना शानदार है कि तेज मूवमेंट की स्थिति में भी आपके शरीर को जरा भी झटका नहीं लगेगा। आप जब जंगल कैंप पर हो या सुनसान इलाके में, लेकिन अब आपको ओपन डिफेकेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब बन गई है ऐसी पोर्टेबल टॉयलेट फैसिलिटी जिसे आप 1 मिनट के अंदर सुरक्षित घेरे वाला टॉयलेट बना सकते हैं और अगले ही पल उसे समेटकर अपने बैग में रख सकते हैं। अगर आप अपने घर में असुरक्षित महसूस करते हैं और अगर अंदर से बंद दरवाजे को बाहर से खोले जाने का आपको डर लगता है, तो ये तरीका आपके काम आ सकता है। इसे दरवाजे में नीचे की ओर लगाकर इसका बोल्ट टाइट करना होता है। इसके बाद इस दरवाजे को बाहर से खोलना मुश्किल हो जाएगा।